आज के लेक्चर में एक और बहुत ही पॉपुलर और बहुत कॉमन अप्रोच है जिसको हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले कि हमने कैसे अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरा प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर मैप होता है या नहीं होता। फिर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिर हम उसके उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। तो ऑन नेक्स्ट स्लाइड आप अपने आज के लेक्चर का जो आउटलाइन है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम्स होंगे जिनको हम डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू सॉल्व करेंगे, होती क्या है ये अप्रोच। फिर इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम। और फिर 2 केस स्टडीज हैं हमारे पास, एक मर्ज सॉर्ट है, ये ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर बेस करती है। और इसी तरह एक क्विक सॉर्ट है, वो भी बेस करती है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर। तो मैं मर्ज सॉर्ट को बहुत ही डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा और क्विक सॉर्ट को अगर टाइम बच गया तो हम इसको क्विकली इसके चंद एक पॉइंट्स देख लेंगे, बट इसकी डिटेल्स एट द एंड आप लोगों को खुद स्टडी करनी पड़ेगी। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में से मर्ज सॉर्ट ऐसी है जो कि प्योरली बेस करती है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर। क्या सिर्फ यही 2 प्रॉब्लम्स हैं जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को के ऊपर बेस करते हैं? तो बेटा ऐसा नहीं है, हजारों लाखों ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिन प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रीवियसली भी ये कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम आएगा और आप इस प्रॉब्लम को जीरो से बैठ के इसका एल्गोरिथम राइट करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा आएगा होगा कि जब आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसके अंदर उसकी करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन करेक्टरिस्टिक्स की बिहाफ पे आप ये डिसीजन करेंगे कि अच्छा कौन सी प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर मेरा ये प्रॉब्लम मैप हो सकता है। तो रादर देन कि आप अपना यू आर राइटिंग योर ओन एल्गोरिदम फ्रॉम स्क्रैच, आप क्या करेंगे, आप उस प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स को अपने प्रॉब्लम के ऊपर मैप कर देंगे। अब डेफिनेटली ऐसा सडन नहीं होता, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं अभी कोई प्रॉब्लम दूं और आप बड़ा क्विकली डिसाइड कर लें कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो मैं इस अप्रोच के साथ सॉल्व कर लूं, या इस अप्रोच के साथ सॉल्व हो सकता है, या इस अप्रोच के साथ बेहतर तरह से सॉल्व हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। जब आप एक तरह के 10 12 15 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा अब जब भी मेरे पास इस नेचर का प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको इस टेक्निक के ऊपर मैप करूंगा। अच्छा बेटा, चूंकि हमने आज के एल्गोरिदम के ऊपर 2 सॉर्टिंग टेक्निक्स को ही पढ़ना है क्योंकि वो बेस करती हैं इसी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर, तो इससे पहले एक बेसिक सा आपको कंपैरिजन दिया गया है कि आपके पास जो रिमेनिंग प्रीवियसली जो सॉर्टिंग टेक्निक्स थी वो कौन सी अप्रोच को फॉलो करती थी, वो उनको क्या वो इन प्लेस थी या इन प्लेस नहीं थी सॉर्टिंग टेक्निक्स, उनका बेस्ट केस और उनके वर्स्ट केसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडक्शन सॉर्ट की बात करूं तो इंडक्शन सॉर्ट जो अप्रोच, जो एल्गोरिथमिक अप्रोच थी उसकी इंक्रीमेंटल थी। इंक्रीमेंटल अप्रोच में सिर्फ लूप होता है आपका और आप लूप के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और जिसका बेस्ट केस हमने देखा था कि जब आपके पास इंसर्शन सॉर्ट होती है तो आपकी कॉस्ट होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करती है, तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट आती है आपके पास। द बेस्ट वन इज थीटा ऑफ एन एंड द वर्स्ट वन इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अगर आप ना तो बेस्ट वन आइडियल होती है ना वर्स्ट वन आइडियल होती है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड होंगे और कभी भी ऐसा ऐसा नहीं होगा कि सारे एलिमेंट अनसॉर्टेड सॉर्टेड नहीं होंगे। तो हम फिर इसमें एवरेज केस भी देखते हैं और जो इंसर्शन सॉर्ट का बेटा एवरेज केस है वो भी थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, यानी अगर आपके कुछ एलिमेंट सॉर्टेड हैं कुछ अनसॉर्टेड हैं तब भी अगर आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे वर्स्ट कॉस्ट को, जब आप उसको जब टॉटिक नोटेशन में लेके जाएंगे तो वो कॉस्ट आपके पास थीटा ऑफ एन स्क्वायर ही बन रही होगी। सिमिलरली बबल सॉर्ट की बेटा जो आपकी टेक्निक है ये भी इंक्रीमेंटल है, ये भी एक इन प्लेस कंपैरिजन होते हैं इसके अंदर भी, और इसके अंदर आपका जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर है। हमने इनको लाइटली डिस्कस किया हुआ है कि बबल और सिलेक्शन कैसे काम करती हैं, और आप प्रीवियसली डाटा स्ट्रक्चर्स में और अपने बीएससी प्रोग्राम्स में या जिनके बीएससी प्रोग्राम नहीं है, लाइक मेरे पास ये 7th बैठी हुई है, तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इनको ऑलरेडी देख चुकी हैं कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो कैसे काम करती है। सिमिलरली अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट की बात करूं तो ये भी एक इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक है, इसमें भी सिंपल लूप लगाते हैं आप, इंक्रीमेंटल अप्रोच है और इसका रनिंग टाइम भी बिल्कुल वही है जो कि आपके पास बबल सॉर्ट है, दैट मीन थीटा ऑफ एन स्क्वायर। और आज हम एक और नई सॉर्टिंग टेक्निक देखेंगे, हो सकता है कि आप इस सॉर्टिंग टेक्निक से ऑलरेडी फेमिलियर हो लेकिन आपको डेफिनेटली इसका कॉस्ट एनालिसिस आपने नहीं किया होगा,
तो हम देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट क्या होती है, ये कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती है। और ये इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करते हैं। और इसका रनिंग टाइम क्या है हम इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आपने जब हम इस सॉर्टिंग टेक्निक को पढ़े तो आपने प्रीवियस जो जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं आप इनके रनिंग टाइम को लाजमी कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल जो सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट है, तीनों का जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर है। दैट मीन कि थीटा ऑफ एन स्क्वायर कोई आइडियल कॉस्ट नहीं होती है, ये इसको एक बदतर कॉस्ट कंसीडर किया जाता है। यानी ये आपके स्मॉल एलिमेंट्स तो क्विकली सॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने एन को फॉर इनफाइनाइट टाइम अगर आप इसको इंक्रीज कर दें, इसकी तादाद आप मिलियंस में ले जाएं, बिलियंस में ले जाएं, तो फिर वहां पे आप सपोज भी नहीं कर सकते कि ये एल्गोरिदम आपको कितना वर्सली इसकी स्पीड हो जाएगी, कितना स्लो बिहेव करेगा, ये बहुत स्लो आंसर करेगा ये। बट कंपैरेटिवली डेफिनेटली हम मर्ज सॉर्ट को देखते हैं और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि कहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये कॉस्ट में या क्या ये कंपैरेटिवली बेहतर है या नहीं है जो हमारी प्रीवियस सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास किस किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे तो हम उनके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगा सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड। लेट्स से बेटा मेरे पास एक प्रॉब्लम पी है और ये जो प्रॉब्लम पी है इसकी नेचर कुछ भी हो सकती है। यानी हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हो सकता है कि मैंने उनमें से मिनिमम फाइंड करना है, हो सकता है मैंने उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, हो सकता है मैंने उन n नंबर ऑफ एलिमेंट को सॉर्ट करना है, हो सकता है मैंने उन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को में से कोई वैल्यू सर्च करनी है। तो लेट्स से मेरे पास एक प्रॉब्लम पी है और इस प्रॉब्लम पी के अंदर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये प्रॉब्लम की कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसके अंदर कुछ डाटा है जिसकी क्वांटिटी को मैंने करंटली रिप्रेजेंट कर दिया n के साथ। अब अगर मेरे इस प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि मैं अपने इस एक प्रॉब्लम को फर्दर डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने इस एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम ए में डिवाइड कर दिया और एक सब प्रॉब्लम बी में डिवाइड कर दिया। इसी तरह एक सब प्रॉब्लम मैंने इसको सी में डिवाइड कर दिया और एक सब प्रॉब्लम मैंने इसको डी में डिवाइड कर दिया। यानी मेरे पास ये जो मेन प्रॉब्लम था वो डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइडेबल है। और ये डिवीजन ऐसी है कि बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पे क्या किए हुए हैं, मैंने यहाँ पे इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे इस प्रॉब्लम में 16 एलिमेंट्स थे, तो मेरे पास अब ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ चुके हैं वो 4 हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, सी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 और डी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। यानी मेरा एक प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ और डिवाइड के दौरान हमने किया क्या है, हमने सिर्फ डाटा को डिवाइड किया है। बट मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम अगर सेम ही है, यानी मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम अगर यहाँ पे था सॉर्टिंग था, तो मेरा ये 4 एलिमेंट का वाला जो प्रॉब्लम है अगर यहाँ पे भी मैंने सॉर्टिंग ही अप्लाई करनी है, तो ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर बेटा फिर हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। या अगर मैं यूं कहूं कि मैं अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के बाद मैं इसके चारों सब प्रॉब्लम को कंकरेंटली और एंड इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम वही है, सिर्फ प्रॉब्लम का मैंने साइज रिड्यूस किया है। तो मेरा ये प्रॉब्लम मैप हो सकता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर। कैसे? लेट्स से ओरिजिनल प्रॉब्लम था जिसकी लेंथ थी 16 और प्रॉब्लम सॉर्टिंग का था। जब मैंने इस सब प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया ए बी सी और डी, तो अब ए प्रॉब्लम स्टिल सॉर्टिंग प्रॉब्लम है लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, बी प्रॉब्लम स्टिल सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो गए हैं, और सी और डी भी स्टिल सॉर्टिंग प्रॉब्लम ही है लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एक्चुअली में क्या हो चुके हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम फिर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमें फायदा क्या होता है? अच्छा, पहली बात, क्या ये डिवीजन हमेशा इक्वली होगी? समबडी हैज क्वेश्चन इन चैट। जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉब्लम हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर डिवाइड होगा। आपका हम कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। सब प्रॉब्लम बिल्कुल वही होता है जो मेन प्रॉब्लम होता है, लेकिन सब प्रॉब्लम के अंदर जो नंबर ऑफ डाटा है वो रिड्यूस हो जाता है। वो रिडक्शन जरूरी नहीं है वो इक्वली डिवाइड हो, किसी एक सब प्रॉब्लम के पास डाटा कम हो सकता है, किसी दूसरे सब प्रॉब्लम के पास डाटा जो है वो ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि ये सब प्रॉब्लम कॉन्करेंटली सॉल्व हो सकते हैं। यानी देखें, अब ये 4 एलिमेंट यहाँ है, 4 एलिमेंट यहाँ है, 4 एलिमेंट यहाँ, 4 एलिमेंट यहाँ,
मैं इन चारों लिस्ट को, लेट्स से अगर मेरे पास ये 4 सेपरेट लिस्ट हैं या 4 सेपरेट सब प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इनको इंडिपेंडेंटली एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। यानी ऐसा नहीं, ऐसे डिपेंडेंसी नहीं है इनके ऊपर कि पहले मैं ए को सॉल्व करूंगा फिर मैं बी को सॉल्व करूंगा, नहीं, मैं ए बी सी डी को इकट्ठा सॉल्व कर सकता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास आगे 4 डिफरेंट कोई ऐसे आप समझ लें प्रोसेसर्स हैं, तो मैंने उन चारों को, एक को ए दे दिया, एक को बी दे दिया, एक को सी दे दिया, एक को डी दे दिया, तो चारों एट अ टाइम जो है वो आपके चारों जो है वो अपनी अपनी लिस्ट को वो सॉर्ट करेंगे। जब चारों सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो एक्चुअली में आपका मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ, आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो आप फिर क्या करते हैं, आप अपने सॉल्यूशंस को वापस कंबाइन करते हैं। जब अपने सॉल्यूशन को वापस कंबाइन करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम पी है वो पी प्राइम कह लें आप उसको, या आप कह लें कि आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अगर आप रिकर्जन में देखें तो रिकर्जन में भी नॉर्मली यही होता था कि हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो रहा होता था, लेकिन हम उसमें रिडक्शन करते हुए साथ साथ सॉल्व करते थे। हम ऐसे नहीं करते थे कि हम पहले सारा रिड्यूस करते हैं प्रॉब्लम को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइनरी सर्च की एग्जाम्पल लें तो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम एन होता है, आप पहले इसको ब्रेक करते हैं एन डिवाइडेड टू में, और आप देखते हैं कि एन डिवाइडेड टू में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एन डिवाइडेड टू में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप इसको फर्दर डिवाइड करते हैं और फिर फर्दर देखते हैं अपना आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आप इसी तरह से चलते हैं। या फिर हमने एक और एक डम्मी एग्जांपल दी थी हमने, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी, जिसमें हम क्या करते थे, एवरी टाइम एक फंक्शन कॉल करते थे और वो कॉल कैसे होता था, वो n-1 के ऊपर हो रहा था। यानी मेरे पास टोटल 16 एलिमेंट्स हैं अगर उस केस में, तो पहले वो क्या होगा, वो 15 के ऊपर सोल्यूशन ट्रैक होगा सारा, फिर एक रिड्यूस होके 14 के ऊपर सोल्यूशन ट्रैक होगा सारा, फिर एक रिड्यूस होके 13 के ऊपर सोल्यूशन ट्रैक होगा सारा, और इसी तरह जब भी आप रिड्यूस करते हैं तो आप साथ साथ सोल्यूशन भी फाइंड करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली डिवाइड करते हैं और आप फिर उनका सोल्यूशन कॉन्करेंटली फाइंड कर रहे होते हैं। बाइनरी सर्च में आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी लिस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें और 4 हिस्सों में कंकरेंटली सोल्यूशन फाइंड करें। नो, आप एक हिस्से में डिवाइड करते हैं उसको और एक हिस्से में सोल्यूशन फाइंड करते हैं। उसके बाद जब सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप अगले हिस्से में जाके अपना सोल्यूशन ट्राई करते हैं, आप दोबारा उसको रिकर्सिवली कॉल करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप किन सिनेरियोज में आप जो आपका पास डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है आप इसको अप्लाई करेंगे। हम वापस अब अपनी स्लाइड के ऊपर आते हैं। जब भी आप बेटा किसी प्रॉब्लम के ऊपर, आपने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है डिवाइड एंड कॉन्कर वाली, और फिर आप डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जब आप डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच आपने अप्लाई करनी है तो आप बेसिकली 3 स्टेप परफॉर्म करते हैं अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं। आपके पास जो भी ओरिजिनल प्रॉब्लम आता है आप उसके मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं। अब लेट्स से मेरे पास एक प्रॉब्लम एन आया और मैंने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन ये है कि हम कब तक अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर जब हम अप्रोच अप्लाई करते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम को इतना इनफ डिवाइड करते हैं कि अब वो फर्दर डिवाइड होने के काबिल नहीं रहता। जब तक जितना वो मैक्सिमम प्रॉब्लम डिवाइड हो सकता है उतना ही हम उसको डिवाइड करते हैं। जब हम अपने प्रॉब्लम को इतना डिवाइड कर देते हैं कि अब वो फर्दर डिवाइड नहीं होता तो फिर हम उसको कॉन्कर करते हैं। कॉन्कर का क्या मतलब होता है कि जो अब हमारे पास जितनी भी स्मॉल प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, हम उन तमाम सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, हम उनके ऊपर वो सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर सॉर्टिंग का प्रॉब्लम था, मेरे पास 8 अलग प्रॉब्लम्स बन चुके हैं, सब प्रॉब्लम्स जिनको मैंने सॉर्ट करना है। तो डिवाइड करने के बाद अब मैं उन 8 लिस्ट के ऊपर, जो कि अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, मैं उन 8 लिस्ट को सेपरेटली सॉल्व करूंगा, वो सारे सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगे मेरे। और ये जो कॉन्कर का प्रोसेस होता है बेटा, ये एक रिकर्सिव प्रोसेस होता है। यानी कैसे रिकर्सिव प्रोसेस होता है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उसको डिवाइड ऐसे कर चुका हूँ कि अब हर लिस्ट में 2-2 एलिमेंट्स हैं, और लेट्स से मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा। और चूंकि अब ये प्रॉब्लम साइज जो रिड्यूस हुआ है लेकिन प्रॉब्लम सेम ही है। यानी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, मैंने इसको भी सॉर्ट करना है, ये मेरी S1 लिस्ट होगी, ये S2 लिस्ट होगी, ये S3 लिस्ट हो जाएगी मेरे पास। अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक ऐसा रिकर्सिव एल्गोरिदम होगा सॉर्टिंग का, जो क्या करेगा, जो वन बाय वन इन लिस्ट को पिक करेगा। यानी पहले वो S1 को पिक करेगा, इसको सॉर्ट करेगा, फिर वो S2 के ऊपर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेगा, फिर वो S3 के ऊपर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेगा। यानी कि ऐसा रिकर्सिव फंक्शन होगा ये, जो कि एक ही डाटा के ऊपर उसके स्मॉल सबसेट उठा के उनके ऊपर एक ही एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा।
तो जो कॉन्कर का आपका प्रोसीजर होता है, ये हमेशा रिकर्सिव होगा, क्योंकि प्रॉब्लम एक है ना, प्रॉब्लम चेंज नहीं हुआ। और रिकर्जन में क्या होता है कि आप एक ही स्टेप जो है आप बार बार किसी डाटा के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। लिहाजा इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि हर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच जो होती है वो रिकर्जन जो है उसका लाजमी हिस्सा होता है। यानी अब जब भी मैं कहूंगा कि मैं इस प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू सॉल्व करूंगा, दैट्स मीन कि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट रिकर्जन आएगी ही आएगी। लेकिन वाइस वर्सा भी ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। यानी एक प्रॉब्लम जो है वो खाली रिकर्जन से सॉल्व हो सकता है कि वो डिवाइड एंड कॉन्कर को अडॉप्ट ना करे। लेकिन कोई प्रॉब्लम जिसको आप डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब इसमें रिकर्जन लाजमी आएगी, क्योंकि जब आप इसके कॉन्कर के स्टेप के ऊपर जाएंगे तो आपको इसको रिकर्सिवली क्या करना पड़ेगा, आपको रिकर्सिवली तमाम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप अपने तमाम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली क्योंकि आपने अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया हुआ है और अब आपके पास सब प्रॉब्लम्स के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो आप फिर उन सॉल्यूशंस को क्या करते हैं बेटा, कंबाइन करते हैं ताकि आपका मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब तक आपका वो प्रॉब्लम चंक्स में सॉल्व पड़ा हुआ है तो आपका मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ, आपके सिर्फ सब प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो फिर लास्ट स्टेज क्या होती है कि हम अपने हमारे जितने भी सब सॉल्यूशंस होते हैं, हम उन तमाम सॉल्यूशंस को कंबाइन कर देते हैं, जिससे हमारा जो ग्लोबल प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो जब भी आप डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपने हमेशा इन 3 स्टेप्स को उनके ऊपर अप्लाई करना होता है। अब बेटा, अब हम इसी अप्रोच को मर्ज सॉर्ट के साथ स्टडी करते हैं। मर्ज सॉर्ट को हम एज ए केस स्टडी सपोज करते हैं यहाँ पे। मर्ज सॉर्ट बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे पास, जैसे कि हर सॉर्टिंग प्रॉब्लम में होता है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में होते हैं और हमने उनको सॉर्ट करना होता है। वैसे तो हम कोई भी लिस्ट यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप लोगों की एरे के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ पे जो लिस्ट सपोज कर रहा हूँ, मैं फिलहाल वो एरे ही कर रहा हूँ। सपोज करें बेटा, मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं और मेरा टास्क ये है कि मैंने उस एरे के ऊपर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करनी है। अब जब भी आप मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास 3 चीजें होनी लाजमी है। आपके पास कोई अनसॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए, जिसको हम यहाँ पे करंटली सपोज कर रहे हैं कि वो एक एरे है और मैंने इसको ए नाम दे दिया है। दूसरा, आपको बेटा उस लिस्ट का लो एंड रिक्वायर्ड है, या आप यूँ कह लें आपको उस लिस्ट का स्टार्ट रिक्वायर्ड होता है और आपको उस लिस्ट का एंड रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मली किसी भी लिस्ट का जो स्टार्ट होता है वो उसका पहला एलिमेंट होता है, और पहला एलिमेंट हमेशा आपको पता होता है। अगर आप एरे में बात करें तो आप कह सकते हैं जीरो इंडेक्स के ऊपर होता है वो, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एल्गोरिथम्स में बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा पहले एलिमेंट को 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी लिस्ट का पहला एलिमेंट जो उसकी लोकेशन होती है वो 1 होती है, और आखिरी एलिमेंट की लोकेशन को हम कह सकते हैं कि वो जितना भी उसका साइज होगा हम उससे उसकी आखिरी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, या जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हम उनको कह सकते हैं कि ये उसका एंड पॉइंट है। लेकिन नॉर्मली हम इसको यहाँ पे एक्सपोज करते हैं स्टार्ट और एंड के साथ, यानी स्टार्ट क्या है और एंड क्या है हम वो इंडेक्स देखते हैं, या फिर हम इनको समटाइम कहते हैं ये लो और हाई है। लेकिन मैं करंटली बेटा इस लेक्चर में जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, जो पहली लोकेशन है किसी भी लिस्ट की वो पी है, और जो आखिरी लोकेशन है वो मेरे पास यहाँ पे आर है। कोई लॉजिक नहीं है इसके पास, आप कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, बट फ्रॉम नाउ मैं आज की एग्जांपल में लिस्ट के अंदर पहले एलिमेंट को पी से रिप्रेजेंट करूंगा और लास्ट एलिमेंट को आर से रिप्रेजेंट करूंगा। नॉर्मली ये दोनों वैल्यूज आपको पता होती हैं, पहले एलिमेंट की लोकेशन 1 होती है और आखिरी एलिमेंट की लोकेशन आपके पास n या साइज कह लें आप, यानी 10 एलिमेंट्स हैं तो लास्ट लोकेशन 10 बन जाएगी, 20 एलिमेंट्स हैं तो लास्ट लोकेशन आपके पास 20 बन जाएंगी। सो हियर इज द प्रॉब्लम कि आपके पास एक एरे है जिसके अंदर पी से लेके आर तक एलिमेंट्स हैं, और आपने उन एलिमेंट्स को क्या करना है, सॉर्ट करना है। अब मर्ज सॉर्ट में आप क्योंकि फॉलो करते हैं एग्जैक्टली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को, तो आपने 3 स्टेजेस कैसे अप्लाई करनी है, अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये जो लिस्ट आएगी, आपने क्या करना है, आपने इस लिस्ट को डिवाइड करना है। अब जब हम मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिवाइड का प्रोसीजर है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यानी आप कैसे डिवाइड करते हैं अपनी लिस्ट को, आप हमेशा अपनी लिस्ट को मिड से डिवाइड करते हैं डायरेक्टली, सिर्फ यही
एक अप्रोच है जिसके अंदर आप अपनी यानी सॉर्टिंग टेक्निक में जाके कि आप जिसमें अपनी लिस्ट को डायरेक्टली जाके मिड से डिवाइड कर देते हैं, यानी कोई रूल नहीं है, आपने अपनी लिस्ट का मिड फाइंड करना है और मिड से डिवाइड कर देना है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बेटा पी और आर मौजूद है तो मैं अपना मिड फाइंड कर सकता हूँ, यानी मुझे पहली लोकेशन पता है और मुझे आखिरी लोकेशन भी पता है, तो मैं अपने स्टार्ट और एंड को प्लस करके लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास आर है उसकी वैल्यू 8 है और पी की वैल्यू 1 है, तो मैं इसका मिड कैसे फाइंड कर सकता हूँ, पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, और चूंकि ये एक आपके पास फ्रैक्शनल आंसर आएगा तो आप इसका फ्लोर ले लें, लाइक इन ओवर केस ये आंसर 4.5 आएगा, लेकिन जब हम इसका फ्लोर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 4। यानी हमने करना क्या है, हमने सिंपली अपनी लिस्ट को हाफ से डिवाइड कर देना है, तो हमने उसको n/2 एलिमेंट, पहले अगर n एलिमेंट थे तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोनों साइड पे n/2 एलिमेंट आपके लोअर एंड पे आ जाएंगे, n/2 एलिमेंट आपके पास हायर एंड पे आ जाएंगे, और फिर आपके पास जब n/2 एलिमेंट आ जाएंगे तो आपने उनको और डिवाइड करना है, और आप ये डिवीजन तब तक करेंगे जब तक आप इस प्रॉब्लम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एरे की बात करूं जिसके अंदर 8 एलिमेंट है, तो पहली दफा मैं जाऊंगा इसको कहाँ 2 से मैं डिवाइड करूंगा, अगर लेट्स से ओरिजिनली मेरे पास n8 है बेटा, तो मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक लोअर एक लेफ्ट हैंड बनेगा, एक राइट हैंड बनेगा, आधे एलिमेंट मेरे लेफ्ट हैंड पे आ जाएंगे जिनको मैं n/2 कह रहा हूँ, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड है और ये मेरे पास राइट हैंड है, एंड हाफ ऑफ एलिमेंट मेरे पास n/2 राइट पे आ जाएंगे। अब इस n/2 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक न्यू लेफ्ट राइट बनेगा, ये n/2 अब फर्दर मेरे पास n/4 हो जाएगा, और ये साइड भी n/4 हो जाएगी, n/4 लेफ्ट n/4 राइट। इसी तरह राइट साइड को फिर फर्दर रो से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये फिर अगेन n/4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे और n/4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब फिर इनको मैं फर्दर डिवाइड करूंगा, अब इन फर्दर को डिवाइड करूंगा तो फिर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे n/8 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी n/8 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी n/8, यहाँ पे भी n/8, ये भी n/8, ये भी n/8, ये भी n/8 और ये भी n/8। तो क्या ये प्रॉब्लम फर्दर डिवाइड हो सकता है, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 8 सपोज कर रहे हैं तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि अब बचा ही एक एलिमेंट होगा। देखें यहाँ पे 8/2 कितने कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास, 4 एलिमेंट, यहाँ पे n/4 यानी कि 8/4, यहाँ पे कितने कितने एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, 2 एलिमेंट आ जाएंगे, और यहाँ पे कितने कितने एलिमेंट आएंगे, 8/8, तो यहाँ पे अब 1 एलिमेंट आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अब इससे आगे मैं इस लिस्ट को और डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि लिस्ट में ऑलरेडी मेरे पास कितने एलिमेंट है, मेरे पास n/8 हो चुका है, यानी एक एक एलिमेंट हो चुका है। तो आप लिस्ट को n/2 यानी एवरी टाइम, अब आपका ये न्यू n था आपने इसको n/2 किया, फिर न्यू n आया फिर आपने इसको n/2 किया, फिर न्यू n आया फिर आपने इसको n/2 किया, तो आपने तब तक अपनी लिस्ट को डिवाइड करना है जब तक आपके पास लिस्ट सारी ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगी। जब अपनी लिस्ट को डिवाइड कर लेंगे इतना इनफ कि फर्दर डिवाइड नहीं होगी, तो फिर आपके पास जितने भी सब प्रॉब्लम्स होंगे आपने उनको रिकर्सिवली जो होता है वो सॉर्ट करना होता है, और ये जो सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है यहाँ पे इसको हम कहते हैं मर्ज करना, यानी हमने अपने सब प्रॉब्लम को जो डिवाइड किया है अब हम अपने सब प्रॉब्लम्स को वापस मर्ज करेंगे, और मर्ज करते हुए हम साथ साथ क्या करते हैं बेटा, हम साथ साथ सॉर्टिंग भी अप्लाई कर रहे होते हैं, हम साथ साथ एलिमेंट्स को सॉर्ट भी कर रहे होते हैं। और जब हम अपने तमाम सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर लेते हैं तो फिर लास्ट स्टेप होता है उनको कंबाइन करना, जिसमें हम जैसे जैसे मैंने इन सब लिस्ट को ब्रेक डाउन किया है मैं इनको वापस मर्ज करूंगा, मैं इनको वापस ज्वाइन करता जाऊंगा, कंबाइन करता जाऊंगा, एंड ड्यूरिंग कंबाइनिंग प्रोसेस, मर्ज सॉर्ट में एक्चुअली में क्या होता है, ड्यूरिंग कंबाइनिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग मर्जिंग प्रोसेस ही आप साथ साथ सॉर्ट कर रहे होते हैं। यानी लेट्स से जब मैंने एलिमेंट्स को ब्रेक किया तो मेरे पास एक एक एलिमेंट जब रह गया, अब एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, यानी अगर आपके पास हर लिस्ट में है ही एक एलिमेंट, तो अगर आप उसको देखेंगे तो क्या होगा, उसका कोई किसी एलिमेंट से कंपैरिजन ही नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको कंपेयर, जब उसको आप मर्ज करके आप एक से दो एक एक एलिमेंट को मर्ज करके दो एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो जब दो एलिमेंट वापस कंस्ट्रक्ट होंगे तो फिर वहां पे आपने क्या करना है, उनको कंपेयर करना है, और कंपेयर करते हुए आपने उनको उनकी राइट प्लेस देनी होती है। इसको हम इन नेक्स्ट स्लाइड डिटेल एग्जांपल है हमारे पास, हम ना उसके थ्रू अगेन देख लेते हैं कि ये पहले हम इसको लॉजिकली देखते हैं कि लॉजिकली कैसे काम करता है और फिर हम इसके एल्गोरिथम्स को देख लेंगे।
अच्छा बेटा, अब दो डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे आपके सामने हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम करती है। एक एक पहली एग्जांपल ऐसी है जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो पावर ऑफ 2 की फॉर्म में है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास पावर ऑफ 2 की फॉर्म में होते हैं, या आप यूं कह लें कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जो आपके पास n है वो इवन है। जब आपके पास n इवन होता है, लाइक आपके पास n की वैल्यू 4 है, 8 है, 20 है, 30 है, तो दैट मीन कि आप अपनी लिस्ट को इक्वली दो हाफ में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट थे। पहली दफा मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास चार चार एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट लेफ्ट पे, 4 एलिमेंट राइट पे। फिर मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास दो दो एलिमेंट्स होंगे हैं। और फिर जब दो एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया तो मेरे पास लिस्ट में एक एक एलिमेंट रह गया है। अब मेरा प्रॉब्लम कितना डिवाइड हो चुका है कि मेरे पास 8 डिफरेंट लिस्ट बन चुकी हैं और हर लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट है। अब अगर मैं इन 8 सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहूंगा तो क्या होगा? ये सारे ऑलरेडी सॉल्व हैं। अगर आप देखें तो इस लिस्ट में एक एलिमेंट है, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी अपनी सॉर्टेड पोजीशन के ऊपर है। इस तरह दो में भी एक ही एलिमेंट है, कोई कंपैरिजन वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपके पास एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अब हम इनको मर्ज करेंगे, अब हम इनको कंबाइन करेंगे। यानी इन दो सब प्रॉब्लम को कंबाइन करके मैं इनका एक ही सोल्यूशन बनाऊंगा। जब मैं इनका सोल्यूशन बनाने जाऊंगा तो अब मैं इनको इनकी सही सही प्लेस भी दूंगा। बेटा आपने इसको नीचे से ही अंडरस्टैंड करना है। ये देखें, जैसे पहले हम ऊपर से नीचे आए हैं, अब हमने नीचे से ऊपर जाना है। अगर आप एरो की डायरेक्शन को फॉलो करें, देखें जब मैंने लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 को कंबाइन किया तो 1 की पोजीशन क्या थी 5 और 2 के अंदर जो एलिमेंट था वो 2 था। लेकिन जब मैंने कंबाइन किया तो कंबाइन करते हुए मैंने क्या किया, मैंने इनकी अरेंजमेंट्स को चेक किया। अगर वो अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है तो फिर मुझे उनको उनकी राइट प्लेस देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे एलिमेंट कंबाइन हुए हैं तो 2 और 5 जो है उनकी पोजिशन चेंज हो चुकी हैं। सिमिलरली 4 और 7 राइट प्लेस पे थे तो वो एज इट इज आ गए। 1 3 राइट प्लेस पे थे, एज इट इज आ गए। 2 और 6 राइट प्लेस पे थे तो एज इट इज आ गए। तो मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास अब 8 की बजाय 4 लिस्ट आ गई है। बेटा सेशन एंड होने वाला है आपका। आप इसको मैं इसको एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन करें सेम लिंक के ऊपर क्लिक करके।